नेक्स्ट टॉपिक इज सैक्रिफिशियल एनोड प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल एनोड प्रोटेक्शन में जो भी बेस मेटल होता है उसको किसी दूसरे ऐसे मेटल से कवर किया जाता है या ऐसे मेटल से कनेक्ट करते हैं विच इज़ मोर एक्टिव देन द बेस मेटल। अब हम पढ़ चुके हैं पहले कि जो भी ज़्यादा एक्टिव मेटल होगा इट विल एक्ट एज एनोड एंड द लेस एक्टिव मेटल विल एक्ट एज कैथोड। अब यहाँ पर हमारे पास बेस मेटल जो है इट इज़ लेस एक्टिव and the other metal is the more active with which the base metal is connected। तो इस वजह से जो ज़्यादा एक्टिव मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना शुरू कर देगा और उसकी ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगी। बट जो बेस मेटल है क्योंकि वो कम रिएक्टिव है, कम एक्टिव है, तो उसका कोरोजन होना बंद हो जाएगा क्योंकि वो एज कैथोड एक्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि जो भी मोर एक्टिव मेटल है इट इज़ सेक्रीफाइसिंग इटसेल्फ टू प्रोटेक्ट द बेस मेटल। इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं सैक्रिफिशियल एनोड प्रोटेक्शन। और जो भी मोर एक्टिव मेटल है उसको बोलते हैं सैक्रिफिशियल एनोड। अब सैक्रिफिशियल एनोड प्रोटेक्शन में पहले सबसे फर्स्ट हमारे पास आती है गैल्वेनाइजेशन, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें आयरन सरफेस है जिसको जिंक से कवर करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग द आयरन विद जिंक, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज गैल्वेनाइजेशन। अब हम जानते हैं कि जिंक आयरन से ज़्यादा एक्टिव है, तो जिंक एज एनोड एक्ट करेगा और आयरन जो है वो एज कैथोड एक्ट करेगा। तो अगर जिंक की, जैसे यहाँ पर ये जिंक की कोटिंग है, ये आयरन शीट है, तो जिंक जो है वो एज एनोड एक्ट कर रहा है और आयरन जो है वो एज कैथोड एक्ट कर रहा है और आयरन की ऑक्सीडेशन नहीं हो रही। इवन इफ़ द कोटिंग ऑफ जिंक ब्रेक्स, अगर कोटिंग जो जिंक की कोटिंग है वो टूट भी जाती है तब भी हमारा आयरन चाहे एसिड के कांटेक्ट में है पर करोड नहीं होगा, क्योंकि आयरन लेस एक्टिव है और जिंक मोर एक्टिव है। तो आयरन कैथोड बनेगा और जो ज़्यादा एक्टिव मेटल है वो एनोड बनेगा और उसकी ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगी। तो जिंक जो है वो आयरन को प्रोटेक्ट करेगा जब तक कि पूरे का पूरा जिंक कंज्यूम नहीं हो जाता। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन में क्या करते हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शन इज़ जनरली यूज्ड फॉर दी अंडरग्राउंड पाइप्स। जैसे अंडरग्राउंड पाइप्स हैं या फिर शिप्स हैं जो वाटर में चल रहे हैं कंटिन्यूसली, या फिर सबमर्ज्ड स्ट्रक्चर्स हैं। तो ऐसी कोई चीज़ें हैं जिनको हम कोट नहीं कर सकते, जिनको हम कोट नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को, ऐसी सबमर्ज्ड पाइप्स को, अंडरग्राउंड पाइप्स को जब हमने कोरोजन से बचाना होता है तो इनको हम वायर की हेल्प से किसी दूसरे मेटल के साथ कनेक्ट करते हैं। और ये जो दूसरा मेटल होता है जिससे हम अपने बेस मेटल को कनेक्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा एक्टिव होता है बेस मेटल से। मोर एक्टिव मेटल को हम यूज़ करते हैं, मोर एक्टिव को मेटल को हम यूज़ करते हैं अपने बेस मेटल को कोरोजन से बचाने के लिए। अब क्योंकि हमने दोनों ही मेटल्स को वायर से कनेक्ट कर दिया है तो ये एक सिंगल सिस्टम बन गया। अब इसमें क्या होगा, जो भी ज़्यादा एक्टिव मेटल होगा वो एज एनोड एक्ट करना शुरू कर देगा और जो कम एक्टिव मेटल होगा वो कैथोड बन जाएगा। तो इस वजह से जो भी ये मैग्नीशियम या जिंक का ब्लॉक है ये एज एनोड एक्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसको हमने आयरन की पाइप से कनेक्ट किया है और मैग्नीशियम और जिंक दोनों ही आयरन से ज़्यादा एक्टिव मेटल हैं। तो इसीलिए मैग्नीशियम और जिंक जो है वो एनोड बन जाएंगे, इनकी ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगी। पर जो अंडरग्राउंड पाइप है आयरन की, लोहे की, वो कैथोड बन जाएगी और वो कोरोड नहीं होगी। तो इस तरह से हम अंडरग्राउंड पाइप्स को या फिर शिप्स को कोरोड होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन। इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन भी अंडरग्राउंड पाइप्स के लिए, वाटर टैंक्स के लिए या सबमर्ज स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसमें क्या करते हैं हम, इसमें ज़्यादा एक्टिव मेटल नहीं यूज़ करेंगे। इसमें जो भी हमारी अंडरग्राउंड पाइप है क्योंकि वो कोरोड हो रही है बिकॉज वो एज एनोड एक्ट कर रही है, वो एनोड है और एनोड ज़्यादा एक्टिव होता है और उसका कोरोजन हो जाता है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम अपनी अंडरग्राउंड पाइप को एनोड से कैथोड बना देंगे। और कैथोड बनाने के लिए इसको क्या करते हैं, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हम अंडरग्राउंड पाइप को या फिर वाटर टैंक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये एनोड से कैथोड बन जाएगा। अब एनोड जब तक ये था तब तक इसकी ऑक्सीडेशन हो रही थी, पर जैसे ही ये कैथोड बन गया तो इसकी ऑक्सीडेशन होना बंद हो गई। और जैसे ही इसकी ऑक्सीडेशन होना बंद हुई मतलब इसका कोरोजन होना बंद हो गया और जो भी पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का उसको अर्थ कर देंगे। तो इस तरह से हम अंडरग्राउंड पाइप्स को, शिप्स को या वाटर टैंक्स को कोरोड होने से बचा सकते हैं। दिस मेथड वाज इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन।
अब नेक्स्ट हमारे पास एक्सटर्नल मेजर्स में जैसे हमने पढ़ा था प्रोटेक्टिव कोटिंग्स, तो कोटिंग्स हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो प्रिवेंटिव मेजर आता है, एक्सटर्नल मेजर, दैट इज़ इनहिबिटर, यूज़ ऑफ इनहिबिटर्स। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना। तो इनहिबिटर्स होते हैं द सब्सटेंसेस विच डिक्रीज द रेट ऑफ कोरोजन, जो कोरोजन के रेट को, कोरोजन की स्पीड को कम करते हैं। अब हम अलग अलग टाइप के इनहिबिटर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे एनोडिक इनहिबिटर्स। एनोडिक इनहिबिटर्स होते हैं द सब्सटेंसेस विच स्टॉप द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट एनोड। एनोड पे जो रिएक्शंस होते हैं उनको रोक देते हैं, क्योंकि जैसे हम फॉस्फेट या क्रोमेट यूज़ कर सकते हैं एज एनोडिक इनहिबिटर्स, तो ये क्या करते हैं, एनोड के ऊपर कोटिंग चढ़ा देते हैं, या तो फॉस्फेट की या क्रोमेट की। तो इस वजह से जो भी एनोड है, क्योंकि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा, तो वो क्रोड होने से बच जाएगा, उस पर रिएक्शन होना बंद हो जाएंगे। उसी तरह कैथोडिक इनहिबिटर्स हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे जिंक सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम हो गया। ये कैथोड पर होने वाले रिएक्शंस को बंद कर देते हैं, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं, और जो भी प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो कैथोड पर जाके चिपक जाते हैं। और जैसे वो कैथोड पे चिपक जाएंगे तो कैथोड, क्योंकि डायरेक्टली एनवायरनमेंट, जो भी कोरोसिव एनवायरनमेंट है उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो कैथोड पे जो भी रिएक्शंस होंगे वो होना बंद हो जाएंगे। थर्ड हमारे पास है वेपर फेज इनहिबिटर्स। ये हम ज़्यादातर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे ऑर्गेनिक नाइट्राइड्स या अमाइंस यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करते हैं कि वेपर फेज में होते हैं, और जैसे ही ये किसी सरफेस के साथ के कांटेक्ट में आते हैं, किसी दूसरे सरफेस के, तो एकदम से ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं, मतलब सबलाइम हो जाते हैं। तो वेपर फेज से डायरेक्टली ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक लेयर बना देते हैं दूसरे सरफेस के अराउंड। और जो भी दूसरा सरफेस है जो क्रोड हो रहा था, उसको सॉलिड लेयर से कवर कर देते हैं, और उसको क्रोड होने से ये बचा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑल्टरेशन ऑफ क्रोसिव एनवायरनमेंट, कि अगर हमारे पास कोई क्रोसिव एनवायरनमेंट है तो उसको भी चेंज करके हम क्रोजन को रोक सकते हैं। जैसे टेम्परेचर है, अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पीड किसी भी रिएक्शन की बढ़ जाती है। क्रोजन इज़ ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन, सो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर क्रोजन इंक्रीजेज। तो इसीलिए अगर टेम्परेचर को कंट्रोल करें तो क्रोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मीन्स मॉइस्चर। तो एनवायरनमेंट में कितना मॉइस्चर है उस पर भी क्रोजन डिपेंड करता है। अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो क्रोजन ज़्यादा होगा। दिस इज़ बिकॉज एनवायरनमेंट में गैसेस होती हैं, एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो ये जब भी वाटर के कांटेक्ट में आएंगी तो या तो कार्बोनिक एसिड बना देंगी या सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगी, और एनवायरनमेंट को क्रोसिव एसिडिक कर देंगी। और जो भी एसिडिक एनवायरनमेंट होता है वो ज़्यादा क्रोसिव होता है, तो इसीलिए ह्यूमिडिटी अगर कम कर दी जाए तो क्रोजन भी कम हो सकता है। इफ़ेक्ट ऑफ पीएच, पीएच भी हम पढ़ चुके हैं कि जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं उनकी पीएच कम होती है, तो एसिड्स में क्रोजन ज़्यादा होता है। और जो भी बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी पीएच ज़्यादा होती है उनमें क्रोजन कम होता है। तो अगर पीएच को ज़्यादा करें, 7 या 7 से ज़्यादा रखें, तो क्रोजन को कंट्रोल किया जा सकता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है जो भी सॉल्यूशन है जिसके कांटेक्ट में हमारा मेटल आ रहा है जो कि क्रोड हो रहा है। तो अगर उस सॉल्यूशन में, उस इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास सिलिकेट आयंस प्रेजेंट हैं, तो सिलिकेट आयन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाते हैं और क्रोजन को कम करने में हेल्प करते हैं। पर अगर इलेक्ट्रोलाइट में क्लोराइड आयंस प्रेजेंट हैं, तो जो क्लोराइड आयंस होते हैं वो पैसिव फिल्म होगी, जैसे ऑक्साइड फिल्म होती है, उसको भी तोड़ देते हैं। तो जो भी मेटल्स थे जिन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया था बाय मेकिंग दी ऑक्साइड फिल्म अराउंड देम, क्लोराइड आयंस की वजह से ऑक्साइड फिल्म टूट जाएगी और वो मेटल जो है वो क्रोड होना शुरू हो जाएंगे। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर भी क्रोजन डिपेंड करेगा। कंडक्टेंस ऑफ द मीडियम, जितनी ज़्यादा कंडक्टेंस होगी मीडियम का उतना ज़्यादा क्रोजन होगा। अब जैसे मिनरल सॉइल होगी और ड्राई सैंड होगी, मिनरल सॉइल की कंडक्टेंस ज़्यादा होती है और जो ड्राई सैंड है उसकी कंडक्टेंस कम होती है। तो इसी वजह से मिनरल सॉइल में क्रोजन फास्ट होगा और ड्राई सैंड में कम होगा। उसी तरह जैसे सी वाटर हो गया और नॉर्मल टैप वाटर हो गया, तो सी वाटर में भी क्योंकि बहुत ज़्यादा आयंस हैं तो कंडक्टेंस काफ़ी ज़्यादा है सी वाटर की, तो इस वजह से सी वाटर में भी क्रोजन बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दी नॉर्मल टैप वाटर। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन एटमॉस्फेयर। अब जो भी एरियाज़ हैं, जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ है, जहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पर एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारा पोल्यूशन है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, HCl सल्फ्यूरिक एसिड के फ्यूम्स हैं, या कोई दूसरे नाइट्रेट्स प्रेजेंट हैं,
तो ऐसे जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं उनमें क्रोजन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये सारे एसिडिक गैसेस हैं और एसिड्स बनाएंगी। और फ्यूम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये इस टाइप के फ्यूम्स है जो कि एनवायरनमेंट को एसिडिक कर देंगे। और एसिड में क्रोजन फास्ट होता है, तो इस वजह से इस टाइप की जो इम्प्योरिटीज़ हैं, इफ़ दे आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, द चांसेस ऑफ क्रोजन इंक्रीज द चांसेस ऑफ क्रोजन इंक्रीज। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन कंसनट्रेशन सेल्स। अब जो भी ऑक्सीजन, कई बार क्या होता है, ऑक्सीजन कंसनट्रेशन सेल्स बन जाते हैं। अब जैसे अगर हम आयरन की पाइप लें जो कि जिसका हाफ पार्ट अर्थ के नीचे है और हाफ पार्ट उसका अर्थ से ऊपर है, तो उसके दो पार्ट्स हैं। वन पार्ट विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन, जो डायरेक्टली ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है, जो अपर पार्ट है। और जो अर्थ के नीचे वाला पार्ट है, बरीड पार्ट है, दैट इज़ द पार्ट विच इज़ हैविंग लेस ऑक्सीजन, जिसको कम ऑक्सीजन मिल रही है। तो क्योंकि उसको कम ऑक्सीजन मिल रही है, उस वजह से वो वाला पार्ट एनोड बन जाता है। और जो दूसरे वाला पार्ट है जिसके पास काफ़ी ऑक्सीजन है, वो एज कैथोड एक्ट करता है। अब एनोड भी बन गया, कैथोड भी बन गया, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगी, कैथोड पे रिडक्शन होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से क्रोजन स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो क्रोजन स्टार्ट हुआ, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन कंसनट्रेशन सेल्स। तो अगर ये सारे फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर लें तो क्रोजन को कंट्रोल किया जा सकता है।